So we are discussing exercise 2 of stoichiometry. And you ask the following questions. हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इट्स गिवन 150 ml of M/10 barium permanganate in acidic and oxidize completely. तो हमारे पास देखो 150 ml 1m Fe2+ है, तो इसके मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लो. So मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम परमैंगनेट will be equal to 150 into 1/10 into n फैक्टर्स का लिखेंगे 10, तो ये 150 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए. अब बाकी सबके मिली इक्विवेलेंट चेक कर लो, जिसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे वो आंसर हो जाएगा. तो उसका ऑप्शन ए चेक करेंगे तो दिस 150 into 1 into 1, दिस इज 150 मिली इक्विवेलेंट, ये आंसर. ऑप्शन बी चेक करोगे तो दिस इज 50 into 1 into n फैक्टर 3, ये भी 150 मिली इक्विवेलेंट. ऑप्शन सी चेक करेंगे तो 75 into 1 into 2, ये भी 150 इक्विवेलेंट. इसमें जो ट्रिकी ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी भी देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को न्यूट्रलाइज करता ही नहीं है, तो मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल करने का भी कोई मतलब नहीं है. ऑप्शन डी इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, तो इसकी रिएक्शन ही नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर मार्क नहीं कर रहे हैं. ऑल्दो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 150 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा, बट दैट वोंट बी एन आंसर बिकॉज KMnO4 oxidizes Fe2+, FeC2O4 and C2O4, but it will not oxidize K2Cr2O7. ठीक है, तो इसका आंसर डी नहीं मार्क करेंगे, इसका आंसर ए बी सी हो जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखो पूछा गया है, हमारे पास एक ऑक्जेलिक एसिड है और एक उसका पोटेशियम सॉल्ट है, बिहेव्स एज एन एसिड एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. पहले दोनों सब्सटेंसेस अलग अलग लिख लो. ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है और ये ऑक्जेलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट है. अब अगर हम इनको एसिड की तरह ट्रीट करेंगे तो एन फैक्टर दोनों का 2 और 1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ चेक करते हैं, या 2 H+ रिप्लेसेबल है और या एक ही H+ रिप्लेसेबल है. और अगर इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह चेक करेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन स्टेट +3 वो चारों ही जगह पे है, तो उसका भी एन फैक्टर 2 आ जाएगा, इसका भी एन फैक्टर 2 आ जाएगा. अब ऑप्शन चेक करिए. सबसे पहले लिखा है व्हेन ऑक्जेलिक एसिड सॉल्ट बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट देयर इक्विवेलेंट वेट्स आर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट रिस्पेक्टिवली. करेक्ट है, दोनों का एन फैक्टर 2 है, तो उसका आंसर ए करेक्ट हो गया हमारे लिए. 100 ml of 1N solution each is neutralized by 1000 ml of 1N कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सही है. अगर दोनों का 1000 ml 1N ही है तो इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं, तो दोनों इक्वल ही दिख रहे हैं, तो इसका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें एन फैक्टर लगाना ही नहीं पड़ेगा बिकॉज वी आर यूजिंग नॉर्मलिटी. अगले केस में लिखा 1000 ml 1N solution is neutralized by 1000 ml 1N कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. 1000 ml 1N solution is neutralized by 1000 ml 1N 1000 ml 1M solution of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये गड़बड़ हो गया क्योंकि एक का एन फैक्टर तो 2 है और दूसरे का एन फैक्टर 1 है, तो दोनों एक्जैक्टली न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, तो आंसर सी नहीं मार्क करेंगे. ऑप्शन डी में लिखा 1000 ml 1M solution is neutralized by 200 ml of 2M KMnO4. तो इस केस में देखो दोनों का एन फैक्टर सेम है, बोथ हैव सेम एन फैक्टर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों न्यूट्रलाइज होंगे. राइट, तो डी वाले ऑप्शन भी इसका आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा. अगर चेक करना है तो एक केस लिखे देता हूँ. जैसे मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 जो है वो निकालोगे तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 1 इंटू 2, 1000 इंटू 1 इंटू 2, और यहीं से मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 लिखेंगे एसिडिक मीडियम में, तो आ जाएगा 200 इंटू 2 इंटू 5. तो ये देखो 2000 मिली इक्विवेलेंट आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 2000 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा. इसका मतलब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि H2CO का भी एन फैक्टर 2 ही है, तो KMnO4 को भी एक्जैक्टली न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आंसर ए बी डी हो जाएगा. राइट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. Sir, यस, sir, next question number 6 is given solution of 0.2 m of a compound containing cupric and oxalate ion on titration with 0.02 m potassium permanganate in presence of sulfuric acid consumes 22.6 ml of oxygen. The reactant solution is neutralized with the sodium carbonate, acidified with acetic acid and treated with excess of PI. The iodine liberated required this one amount of thiosulfate. मतलब इसमें दो टाइट्रेशन अप्लाई करेंगे, एक रेडॉक्स टाइट्रेशन, एक आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. तो हमारे पास दो केस है, एक क्यूप्रिक आयन है कॉपर 2+, और एक ऑक्सीडेट आयन है C2O4 2-. टोटल मास 0.2 ग्राम है. तो सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ जो ऑक्सीडेट आयन है वो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडेंट के इक्वल होगा.
और दूसरे टाइट्रेशन में अभी कॉपर वाला केस करेंगे तो आयोडोमेट्रिक बाद में सॉल्व करता हूँ। तो इसके लिए देखो हमारे पास जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेट आयन है वो निकल आएगा 0.02 m K1O4 यूज कर रहे हैं, एन फैक्टर 5 वॉल्यूम 22.6। तो यहाँ से मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेट आयन आपको पता चल गया। अब जब मिली इक्विवेलेंट पता चल गया तो उसके मिली मोल्स भी निकाल सकते हैं, बिकॉज एन फैक्टर पता है हमें इसका, एन फैक्टर इसका 2 होता है, तो मिली मोल्स ऑफ ऑक्सीडेट आयन निकालेंगे तो ये 0.02 इंटू 5 इंटू 22.6/2 कर देंगे। ठीक है, एक वैल्यू पता चल गई। अब कॉपर के केस में क्या होगा, कॉपर 2 प्लस जो है वो Ki से रिएक्ट करके Cu2I2 बनाता है, K2SO4 बनता है और आयोडीन लिबरेट होती है। 2 कॉपर 2 प्लस 4 Ki रिएक्ट करने के बाद ये रिएक्शन होती है, और यहाँ से जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन होते हैं उसको मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो के इक्वल करते हैं हम लोग। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो देखो अपने पास दे रखा है 11.3 ml, मोलारिटी 0.05, एन फैक्टर 1। तो यहाँ से मिली मोल्स ऑफ आयोडीन निकालेंगे, वो आयोडीन का एन फैक्टर यहाँ पे 2 है, ये हो जाएगा। और ध्यान से देखो, 1 मोल आयोडीन बनाने के लिए हमारे पास 2 मोल कॉपर लग रहा है। तो यहाँ से अगर हम मिली मोल्स ऑफ कॉपर लिखेंगे तो फिर से डबल कर दो, कॉपर 2 प्लस कर देंगे तो 11.3 इंटू 0.05 आ जाएगा फिर से। अब आपको ऑक्सीडेट और कॉपर का रेशियो लिखना है, तो ऑक्सीडेट एंड इस टू कॉपर रेशियो अगर लिखेंगे तो आप ध्यान से देखो तो 11.3 का डबल होता है 12.6 ना। तो ऊपर वाली वैल्यू अगर आप लिखोगे तो इट कम्स आउट टू बी 22.6 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 11.3 इंटू 0.05, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इट्स गिवन फॉर द रिएक्शन H3PO4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CH3PO4 एंड H2O। तो यहाँ से सबसे पहले H3PO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स के लिए अगर हम लोग एन फैक्टर लिखेंगे तो देखो H3PO4 के 2 H रिप्लेस हुए तो इसका एन फैक्टर 2, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2 OH माइनस रिप्लेस हुए तो इसका भी एन फैक्टर 2। इक्वेशन देख लो पहले क्वेश्चन में, दिस इज द आउटकम। अब उसने पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इज 49, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 लिखेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 अगर लिखोगे तो ये मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 लिखेंगे, 49 करेक्ट है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ KOH, ये भी सही है, क्योंकि फाइनल रिएक्शन होने के बाद आपके पास 1 मोल ऑफ CaHPO4 बचेगा। तो अगर इसको हम 1 मोल ऑफ KOH से रिएक्ट करा देंगे तो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इट विल फॉर्म CaKPO4 प्लस वाटर, ये भी सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट लिखा है 1 मोल ऑफ H3PO4 इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट्स का कॉन्सेप्ट लगा दो, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H3PO4 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका 1 मोल है और इसका एन फैक्टर 3 होगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है, इसका 1.5 मोल एन फैक्टर 2। इसका मतलब ये भी सही हो गया। लास्ट में लिखा है 1 मोल ऑफ H3PO4 इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये गड़बड़ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ABC। तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज की बात करेंगे तो तीनों एच रिप्लेस करेंगे, तो गिवन क्वेश्चन है उसके बेसिस पे आंसर लिखेंगे, तो एन फैक्टर 2 यूज करेंगे। बस यही ट्रिक थी इस क्वेश्चन में, समझ गए। Next question number 7, देखो it's given 20 ml of M/60 solution of KBrO3 was added to the fixed volume of SeO3 2 minus bromine evolved according to the given equation। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है SeO3 2 minus plus Bro3 minus plus H plus gives SeO4 2 minus plus Br2 and water, this is the equation। इसमें लिखा है कि बॉइलिंग करने के बाद जो एक्सेस ऑफ KBrO3 है उसका बैक टाइट्रेशन करा गया है NaASO2 के साथ। तो एक और रिएक्शन यहीं पे यूज कर रहे हैं, that is Bro3 minus plus ASO2 minus plus water give Br minus plus ASO4 3 minus and H plus। तो इसमें देखो सबसे पहले अगर एन फैक्टर्स पर फोकस करें तो यहाँ आर्सेनिक सेलेनियम का ऑक्सीजन +4, ब्रोमीन +5, दूसरे साइड में सेलेनियम +6, ब्रोमीन 0, यहाँ ब्रोमीन +5, आर्सेनिक +3, ब्रोमीन -1 और आर्सेनिक +5, ये ऑक्सीजन, आर्सेनिक +5 ये ऑक्सीजन स्टेट्स हैं। अब अगर हम एन फैक्टर्स पे फोकस करें तो इसका एन फैक्टर यहाँ पे 2 आएगा, इसका एन फैक्टर यहाँ पे 5 आएगा। इसके बाद अगले केस में एन फैक्टर्स मार्क करेंगे तो इसका एन फैक्टर 6 हो जाएगा और इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। यहाँ नोटिस करने की बात यह है कि Bro3 माइनस दो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग एन फैक्टर फॉलो कर रहा है।
इसलिए मिली इक्विवेलेंट्स डायरेक्टली इक्वल नहीं कर सकते, बिकॉज n फैक्टर इज डिफरेंट इन टू डिफरेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो केयरफुली हैंडल करना है। तो सबसे पहले स्टेप में लिखा है 20 ml ऑफ M/60 सोल्यूशन ऑफ KbRO3 वाज एडेड अप टू द फिक्स वॉल्यूम ऑफ दिस। तो जो बैक टाइट्रेशन हुआ है उससे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो, जो दूसरी वाली रिएक्शन है अगर उसको अप्लाई करेंगे तो इट इज मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ BrO3 माइनस या एक्सेस BrO3, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एक्सेस BrO3 माइनस विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ASO2 माइनस। तो एक्सेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमने ASO2 यूज किया है उसके लिए 1/25 5 ml एन फैक्टर 2 इतना यूज किया है। सो दिस इज 0.4 मिली इक्विवेलेंट्स। और BrO3 माइनस का एन फैक्टर इस रिएक्शन में 6 है। तो अगर हम मिली मोल्स ऑफ एक्सेस BrO3 माइनस लिखेंगे तो ये 0.4/6 आ जाएगा। ओके, अब जो एक्चुअल मिली मोल आपने ऐड किए हैं वो पहले निकाल लो। तो मिली मोल्स ऑफ BrO3 माइनस इनिशियली कितना लिया था 20 ml M/60, यानी कि 1/3। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ BrO3 माइनस रिएक्टेड विद SeO3 2 माइनस की वैल्यू आ जाएगी 1/3 माइनस 0.4/6। या इसको 0.2/3 भी लिख सकते हो आप सीधे सीधे, अगर इसी को सिंप्लीफाई करके लिखना है तो 0.2/3 आ जाएगा। तो अगर 0.2/3 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 0.8/3 आ जाएगी। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से मिली इक्विवेलेंट ऑफ BrO3 माइनस को मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ SeO3 2 माइनस के इक्वल कर देंगे। दिस इज 0.8/3 एंड फैक्टर 5। ठीक है, अब उसने पूछा हुआ है कि अमाउंट ऑफ SeO3 इन द सोल्यूशन इज x मिलीग्राम। तो अगर x मिलीग्राम है तो x इंटू 10⁻³ ग्राम हो गया। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है पहले आपको SeO3 2 माइनस का। उससे डिवाइड करो और इसका n फैक्टर 2 दिया हुआ है, ये इक्विवेलेंट हो गया इंटू 10⁻³ फिर से कर देना, ये मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SeO3 2 माइनस इज 126। ये डिवाइड करा हमने, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 126 इंटू 0.8 इंटू 5/3 इंटू 2, ये मिलीग्राम आपका आंसर हो जाएगा। आपको x/21 रिपोर्ट करना है, उसी में फर्दर 21 से और डिवाइड कर दो। ये आंसर रिपोर्ट कर दीजिए कितना आ रहा है। तो आपका आंसर 4 आ गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 लिखा है 3 ग्राम ऑफ पाइरोलुसाइड ओर वाज ट्रीटेड विद 20 ग्राम ऑफ प्योर फेरस अमोनियम सल्फेट and dilute H2SO4 after the reaction solution was diluted 500 ml 50 ml of dilute solution required 10 ml of 0.1 and K2Cr2 0.1 and K2Cr2O7 solution. What is the amount of ferrous ammonium sulfate in 500 ml of the solution which is neutralized by K2Cr2O7? Simply आपको मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल कर देना है। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 will be equal to milli equivalent of excess of more salt। फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, इसी को बोर्ड सॉल्ट बोलते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 0.1, और ये एक्चुअली में फॉर 50 ml यूज हुआ है। तो अगर इसी को फॉर 500 ml निकालते हैं तो 10 टाइम्स कर देंगे, ये 10 इंटू 0.1 इंटू 10 करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 10 मिली इक्विवेलेंट्स। यहाँ से मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एक्सेस मोर सॉल्ट पता चल गया आपको, 10 आ गया। और मिली इक्विवेलेंट्स अगर एक्सेस ऑफ मोर सॉल्ट के 10 है तो यही मिली मोल्स हो जाएंगे, क्योंकि मोर सॉल्ट का एन फैक्टर 1 आएगा और इसी में मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 392 होता है, तो 3.92 ग्राम आंसर आ जाएगा। यहाँ से अगर अगला स्टेप लिखेंगे मिली मोल्स ऑफ एक्सेस मोर सॉल्ट, ये आ जाएगा 10 मिली मोल्स। और इसका अमाउंट निकालेंगे अगर आप
ये 10 इंटू 10⁻³ मोल हो गया, मोलिकुलर मास 392, तो 3.92 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। 18 लिखा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योर MnO2 इन द अबव क्वेश्चन। तो देखो हमने पहले ही निकाल लिया कि एक्सेस मोर सॉल्ट कितना था और एक्चुअल मोर सॉल्ट कितना था, वो भी हमने ऐड कर रखा है। तो मोर सॉल्ट रिएक्टेड विद MnO2 निकल आएगा यहाँ से, 20 ग्राम ऐड किया था, उसमें से 3.92 एक्सेस था, तो ये रिएक्टेड अमाउंट आ गया। अब इसके मिली इक्विवेलेंट प्योर MnO2 को इक्वल कर दो, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ मोर सॉल्ट, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ मोर सॉल्ट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ प्योर MnO2। ये 20 माइनस 3.92 डिवाइडेड बाई 392, ये इसके मोल हो गए। एन फैक्टर इसका 1 होता है, ये मिली इक्विवेलेंट्स हो गए इंटू 10⁻3, ये मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। और मोर सॉल्ट आपको प्योर MnO2 का अमाउंट निकालना है, तो लेट्स से एज्यूम कर लो x ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 87, ये इसके मोल्स हो गए। और मोर सॉल्ट इसका एन फैक्टर 2 होगा इंटू 10⁻3, ये भी इसके मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। यहाँ से सॉल्व करके x निकाल लो पहले, तो हो जाएगा 20 माइनस 3.92 बाई 392 इंटू 87/2 ग्राम्स। और यहाँ से अगर परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करेंगे तो 3 ग्राम में इतना प्योर है, 100 में कितना होगा, तो 20 माइनस 3.92 बाई 392 इंटू 87/2 इंटू 1/3 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आंसर वेरीफाई कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। KMnO4 को एसिडिक मीडियम में यूज़ करने के लिए हमेशा एसिडिक मीडियम के H2SO4 यूज़ करते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये HCl को भी ऑक्सीडाइज करा सकता है क्लोरीन में। तो उसकी वजह से जो KMnO4 के इक्विवेलेंट एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करने वाले थे किसी रिडक्टेंट को, वो अमाउंट डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम जो हमारा HNO3 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो जो ऑक्सीडेशन केवल KMnO4 से कराना था वो ऑक्सीडेशन KMnO4 प्लस HNO3 से होगा, तो उससे भी रिजल्ट गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए KMnO4 एसिडिक मीडियम में जो प्रिफर्ड एसिड होता है दैट इज डाइल्यूट H2SO4, बिकॉज HCl KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो सकता है और HNO2 रिडक्टेंट को ऑक्सीडाइज करा सकता है, तो आप मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्टेंट नहीं कर पाओगे। तो उसके ऑप्शन देख लो, इसमें लिखा है HCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट मे बी गेट ऑक्साइड इटसेल्फ रिजल्टिंग इनटू द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इक्विवेलेंट टू द रिड्यूसिंग एजेंट अंडर एस्टिमेशन। ये सही हो गया। HNO3 is an oxidizing agent and it may get reduced into consumption of more volume of KMnO4 for the end point. H2SO4 is neither oxidizing and not reducing agent, and HCl and HNO3 both are costlier than H2SO4. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि H2SO4 is used rather than HCl और HNO3, तो इसका आंसर हो गया हमारे लिए H2SO4 is neither oxidizing and not reducing agent, तो वही यूज करेंगे हम लोग। समझ आया। पॉइंट ए में देखो, HCl अगर रिड्यूसिंग एजेंट तरह यूज हो रहा है तो कुछ वॉल्यूम KMnO4 का HCl को ऑक्साइड करने में लगेगा, तो जो नेट वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो देखो ये स्टेटमेंट गलत इसलिए, बाकी सब बात सही लिखी है, यहाँ पे इंक्रीज होता है तो ये सही हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन में देखो HNO3 अगर ऑक्सीडाइज एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट के कुछ पार्ट को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो जो KMnO4 का वॉल्यूम लगेगा वो कम लगेगा। तो यहाँ पे भी देखो अगले केस में लिखा है इट मे गेट रिड्यूस बाय कंजम्पशन मोर वॉल्यूम लिखा ना, ये अगर लेसर वॉल्यूम लिखा होता तो ये भी सही हो जाता। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी बेसिकली। ए और बी में अगर मैंने बोला डिक्रीज का इंक्रीज होता और मोर वॉल्यूम जगह लेस वॉल्यूम होता तो उसका आंसर ए बी भी हो जाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 24। 24 में लिखा है द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम मोनोऑक्साइड व्हेन इट एक्ट्स एज एन एसिड एज वेल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, सोडियम मोनोऑक्साइड लिखेंगे तो NaHC2O4 हो गया। जब आप इसे एसिड की तरह यूज करेंगे तो इसमें रिप्लेसेबल H प्लस देखो एक ही है, तो इसका एन फैक्टर 1 होगा। और जब इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करेंगे तो कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट +3 से +4 जाएगा, तो इसका एन फैक्टर 2 होगा। तो इस केस में इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये मॉलिक्यूलर वेट बाई 1 हो जाएगा, इस केस में इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 2।
तो उसने पूछा है रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ व्हेन इट एक्ट्स एज एन एसिड एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर इसका रेशियो लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 2:1। बहुत केयरफुली लिखिएगा, 1:2 मत लिख दीजिएगा। तो एसिड इज टू रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम इक्विवेलेंट वेट लिख रहे हैं तो ये वैल्यू 2:1 आएगी। बी केयरफुल, नॉट 1:2, क्योंकि एन फैक्टर का रेशियो 1:2 है। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर होता है। तो अगर आप उसे सॉल्व करेंगे तो ये 2:1 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 में लिखा है व्हेन 319 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट solution is treated with excess of 0.5 gram Ki for 0.5 m Ki solution, then the liberated iodine required 100 ml 1 m Na2H2O3 solution for complete reaction. Percentage purity of copper sulfate, typical iodometry का सवाल हो गया। iodometry में कॉपर सल्फेट की रिएक्शन 4 मोल्स ऑफ Ki से कराते हैं। Cu2I2 और पोटेशियम सल्फेट और आयोडीन बनता है, 2 यूनिट के साथ बैलेंस होगा। ठीक है। इसके बाद जो आयोडीन बनता है उसको हम लोग हाइपो से ट्रीट करते हैं। तो जो आयोडीन फॉर्म हुई है उसको हाइपो से ट्रीट करेंगे तो उसके मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल कर देंगे। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। और हाइपो हम लोगों ने यूज़ किया 100 ml 1 m, ये 100 मिली इक्विवेलेंट्स हो गया। अब यहाँ से मिली मोल्स ऑफ आयोडीन लिख लो पहले। तो मिली मोल्स ऑफ आयोडीन जो है वो 100/2 आ जाएगा। इससे मिली मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट निकाल लेंगे, ये 100 आ जाएगा। यहाँ से परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करेंगे। ये 100 इंटू 10⁻³ ये मोल हो गए। मॉलिक्यूलर मास 159.5 ये मोल हो गए। अमाउंट हो गया 319 ग्राम टोटल मास दिया हुआ इंटू 100 करो। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपकी परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। उसने पूछा है वॉल्यूम ऑफ Ki सॉल्यूशन यूज्ड फॉर कॉपर सल्फेट। तो आपने कोई इक्वेशन में मैंने पहले ही समझाया हुआ है, अगर इक्वेशन बैलेंस करके लिखोगे तो 2 कॉपर सल्फेट प्लस 4 Ki के Cu2I2 K2SO4 आयोडीन होता है। तो 2 मोल कॉपर सल्फेट से 4 मोल Ki रिएक्ट कर रहा है, तो जितने मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट है Ki उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ से मिली मोल्स ऑफ Ki अगर लिखेंगे तो वो 200 हो जाएगा। और इसको मोलरिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल कर दो। मोलरिटी 0.5 दे रखा है, वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ से वॉल्यूम सॉल्व होकर 400 ml आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, फेरस ऑक्सीडेट को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं K1O4 से। तो रिएक्शन इज Fe2O4 की रिएक्शन K1O4 से करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में। तो उसका आउटकम आएगा Fe3+ CO2 और Mn2+। तो बोला है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ K1O4 यूज्ड आर x। तो यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्शन की वजह से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K1O4 होगा। तो यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 जो है वो आपको पता चल गया x। अब जरा एन फैक्टर की बात कर ली जाए, तो अगर हम एन फैक्टर रिपोर्ट कर रहे हैं FeC2O4 के लिए एन फैक्टर 3 आएगा, Fe3+ का एन फैक्टर 1 होगा और CO2 का एन फैक्टर भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले मोल्स लिखें अगर हम, तो मोल्स ऑफ FeC2O4 लिखेंगे तो आ जाएगा x/3। इससे जितना Fe3+ बनेगा उसके मोल्स आएंगे x/3 अगेन। और C2O4 में 2 कार्बन है तो उससे जो मोल्स ऑफ CO2 बनेगा दैट इज 2x/3। दोनों के एन फैक्टर सेम है। तो यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe3+ और CO2 पूछा गया है आपसे, तो दैट वी कैन राइट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe3+ एंड CO2 विल बी, दोनों का एन फैक्टर सेम है तो 1 है तो मोल्स भी वही, जो मोल्स हैं वही एन इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो x/3 एंड 2x/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बेसिस पर हम इसका आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में NaOH जो है वो CO2 को न्यूट्रलाइज करेगा, तो यहाँ से हम सीधे लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। जब NaOH को CO2 से न्यूट्रलाइज करेंगे तो CO2 एन फैक्टर कितना होगा 2। तो उसके मोल्स है हमारे पास 2x/3 एन फैक्टर 2। और वेट निकालना है KOH का, तो वेट मान लो x/40, इसके मोल्स हो गए एन फैक्टर 1। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका आंसर होगा भी 2x/3 इंटू 2 इंटू 40। और x शायद आप पहले ही निकाल चुके होंगे।
एक्स आपको दिया हुआ था ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4, उससे एक्स निकाल लो पहले। तो अगर यहाँ से एक्स, उसको एक्स निकालो, उसका दूसरा वेरिएबल एज्यूम कर लो, उसको जेड एज्यूम कर लो फिर से, वो तो कंफ्यूजन हो जाएगा। उसको जेड लिखेंगे तो पहले जेड की वैल्यू 2x/3 इंटू 40 आ गया सबसे पहले, ये वैल्यू हमारी आंसर होगी। बट हमें इसके लिए एक्स निकालना है। एक्स के लिए FeC2O4 के मोल्स निकालो। मोल्स ऑफ FeC2O4 विल बी इक्वल टू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास बताओ इसका, और ये वैल्यू हमारे क्वेश्चन के हिसाब से x/3 है। यहाँ पे देख लो मोल्स, x/3 मोल्स थे FeC2O4 के जो हमने एजम्पशन लिया था, और उसी से हमने 2x/3 लिख दिया। तो x/3 की वैल्यू 100 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeC2O4 इज 88 प्लस 56 का 44 144 144, 88 प्लस 56 कर लो तो 144, ये वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गई। तो x/3 को ऊपर वाले फॉर्म में रिप्लेस कर दो, तो z की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 40 इंटू 100/144, इतने ग्राम्स आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 30 को हम सॉल्व करके आंसर चेक कर लीजिए। यस राज है। 1.11 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है।